हर युवा की ये इच्छा होती है कि उसका जीवन साथी हम उम्र हो, पर यदि ऐसा ना हो पाए तो नवविवाहित जोड़े पर क्या बीतती है, क्यों होते हैं बेमेल विवाह और क्या होता है इनका भविष्य। आज इसी पर हम एक कहानी के माध्यम से बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। आज हम बेमेल विवाह पे बात करेंगे महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास निर्मला के माध्यम से। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय था। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही नामक गांव में हुआ था। ये गांव बनारस में पड़ता है। मुंशी जी ने अपना सारा जीवन साहित्य की सेवा में लगाया। 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया। ये निर्मला उपन्यास पहले इलाहाबाद से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, चांद, और ये एक महिलाओं की पत्रिका थी। इसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से 1925 से 1926 तक प्रकाशित हुआ। उसके बाद निर्मला को 1927 में एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया। अब हम बात करते हैं निर्मला उपन्यास की कहानी की। निर्मला उपन्यास में निर्मला के पिताजी हैं, उनका नाम है बाबू उदय भानुलाल, और जो कि बनारस शहर के एक नामी वकील हैं। निर्मला की माताजी का नाम है कल्याणी। निर्मला 4 भाई बहन हैं। निर्मला जिसमें सबसे बड़ी है और उसकी उम्र है 15 वर्ष। कृष्णा छोटी बहन है जिसकी उम्र है 10 वर्ष, और 2 भाई हैं, चंद्रभानु सिन्हा और सूर्य भानु सिन्हा। चंद्रभानु सिन्हा की उम्र है 12 वर्ष और सूर्य भानु सिन्हा बहुत छोटे हैं। निर्मला का विवाह लखनऊ के बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े बेटे भुवन मोहन सिन्हा से तय हुआ था। सिर्फ 1 महीना बारात आने में रह गया था। खर्चे को लेकर बाबू उदय भानु और कल्याणी में झगड़ा हुआ। बाबूजी गुस्से से घर से निकले। मतई उनके पीछे पीछे था, जिसे वकील साहब ने सजा दिलाई थी। मतई ने वकील साहब को मार डाला। अब कल्याणी को निर्मला के विवाह की चिंता हुई। उसने अपनी सारी परिस्थिति पत्र में लिखकर पुरोहित मोटे राम को पत्र लेकर लखनऊ भेजा, लेकिन दहेज के लोभियों ने विवाह से मना कर दिया। पुरोहित जी ने कल्याणी को 5 और रिश्ते बतलाए। 4 रिश्ते हम उम्र लड़कों के थे, लेकिन उन्हें पैसा चाहिए था। इसलिए माँ कल्याणी ने निर्मला से 20 साल बड़े एक दुहाजू लड़के को पसंद किया और रिश्ता पक्का कर दिया, जिनके 3 लड़के पहली पत्नी से थे। कल्याणी ने इसे अपना भाग्य मान निर्मला का विवाह कर दिया। निर्मला अपनी ससुराल आ गई। निर्मला की ससुराल में उसके पति मुंशी तोताराम और उनके 3 बेटे थे। बड़ा लड़का मनसाराम जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, मंझला लड़का जियाराम जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, और छोटा लड़का सियाराम जिसकी उम्र 7 वर्ष थी। इनके अलावा वकील साहब की एक बहन रुक्मणी भी थी, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। वकील साहब की पहली पत्नी के गुजरने के बाद से वो ही घर और बच्चों की देखभाल किया करती थी। मुंशी तोताराम जी निर्मला से बहुत प्रेम प्रदर्शित करते थे, लेकिन निर्मला अपने पिता के उम्र के व्यक्ति को पति नहीं समझ सकी। तोताराम ने निर्मला को घर की मालकिन बना दिया। सारी कमाई उसे देते थे। निर्मला और रुक्मणी के रिश्ते अच्छे ना थे। नंद रुक्मणी बच्चों को निर्मला के पास नहीं जाने देती थी। निर्मला की शिकायत पर तोताराम जी ने अपनी बहन से बात की। बहन ने बीच में पढ़ना छोड़ दिया, पर उलाहने खूब देती थी। धीरे धीरे निर्मला बच्चों के करीब आ गई। बड़े बेटे मनसाराम से हॉकी और फुटबॉल की बातें सुनती तो उसे बड़ा अच्छा लगता। छोटे बच्चों के साथ खेलती थी। तोताराम जी ने निर्मला को रिझाने के प्रयास जारी रखे। अपने मित्र नयन सुखराम के बताए नुस्खे भी आजमाए। परिणाम आशाजनक न निकला, बल्कि उन्हें बाल रंगते, सुरमा लगाते देख और वीरता की डींगे मारते देख निर्मला ने समझा उन्हें उन्माद का रोग हो गया है। एक दिन रुक्मणी के कमरे में सांप निकला तो तोताराम लोगों को बुलाने के लिए चले गए, लेकिन मनसाराम ने अपनी हॉकी से उसे मार डाला। बहन ने बहुत हंसी उड़ाई। निर्मला अपने पति की हालत देखकर परेशान थी, पर वह समझ गई कि उसके पति उससे क्या चाहते हैं। परिणाम स्वरूप निर्मला ने अपनी और घर की सज्जा पर ध्यान दिया, जिससे मुंशी जी खुश एवं आश्चर्यचकित थे। एक दिन मनसाराम मुंशी जी के सामने
निर्मला के पास आया और उसने बताया कि आज गोरों के साथ मैच है, इसलिए देर हो जाएगी, अभी कुछ खाने को दे दीजिए। मनसा के जाने के बाद निर्मला ने कहा कि पहले तो यहाँ नहीं आते थे, मेरे कहने से आने लगे हैं। तोताराम को अच्छा न लगा क्योंकि मुंशी जी के मन में शक बैठ गया था। अगले दिन मुंशी जी ने मनसाराम से कहा कि वो अब छात्रावास में रहेगा, सारा दिन आवारागर्दी करता है, उसका खेलने जाना भी बंद कर दिया। रुक्मणी के द्वारा यह बात निर्मला तक पहुंची तो निर्मला ने मुंशी जी से कहा कि उन्हें छात्रावास मत भेजिए, मैं मनसाराम से अंग्रेजी पढ़ती हूँ, सब छूट जाएगा। तोताराम का शक और गहरा हो गया। मनसाराम को छात्रावास भेजने का इरादा दृढ़ हो गया। छात्रावास में जगह न होने की वजह से मनसाराम को छात्रावास नहीं भेज पा रहे थे। एक दिन भोजन के समय मनसाराम को बिना शर्ट के देखकर मुंशी जी मनसाराम के दुर्बल होते शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए। पूछने पर मनसाराम ने कहा कि ज़्यादा खाने से गला जलता है एवं खट्टी डकारें आती हैं। एक दिन मुंशी जी मनसाराम के कमरे में गए और सारा दोष निर्मला पर मढ़ दिया कि वो ही कहती है कि तुम आवारागर्दी करते हो। तोताराम ने अपने बड़े बेटे को खेलने जाने की अनुमति दे दी। मनसाराम अपनी विमाता के बारे में सोचकर बहुत दुखी रहता। उसे निर्मला से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। इधर निर्मला भी तोताराम के शक को समझ गई थी और मनसाराम से बात नहीं करती थी। लेकिन एक दिन तोताराम दावत में गए थे। मनसाराम मैरी भूंगी के बुलाने पर भी नहीं आया तो निर्मला खुद बुलाने आ गई। निर्मला मधुर स्वर में मना रही थी। सहसा तोताराम की आवाज़ सुनकर कठोर वाणी में बोली, मैं ही मरती रहूं सबके लिए, खाने के लिए बुलाने आई थी। मनसाराम निर्मला के इस बदले व्यवहार से आश्चर्यचकित था। अगले दिन मनसाराम बिना कुछ खाए पिए छात्रावास चला गया। तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अतः निर्मला दोनों छोटों बच्चों से मनसाराम का हाल ले लेती थी। भूंगी को लड्डू लेकर छात्रावास भेजा था, लेकिन भूंगी वापस ले आई। बोली, कह रहे थे कि मेरे जीवन को धिक्कार है। निर्मला समझ गई कि अपने पिता के शक का मनसाराम को पता है। अगले दिन स्कूल से संदेशा आया कि मनसाराम को बुखार है। निर्मला ने अपने पति से कहा, मनसा को ले आइएगा, घर पर अच्छी देखभाल हो जाएगी, और यदि ना लाने का कारण मैं हूँ तो मैं चली जाती हूँ। तीसरे दिन जियाराम अपनी किताबें लेके मनसाराम के साथ रहने चला गया। उसने बातों बातों में मनसाराम को बताया कि नई अम्मा कहती हैं बाबूजी को खुश रखने के लिए स्वांग करना पड़ता है। जियाराम ने अपने भाई को यह भी बताया कि बाबूजी के सामने तो मुस्कुराती हैं, अन्यथा रोती रहती हैं। मनसाराम सब समझ गया। शाम को छात्रावास के डॉक्टर साहब के आने पर मनसाराम ने अपने आप को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसे थायसिस है। मनसाराम ने डॉक्टर साहब से अनेक जहरीली दवाइयों के बारे में भी बात की। वह बहुत खुश था। वह थिएटर गया और दोस्तों से बात की। अगले दिन बुखार तेज हो गया। मुंशी जी आए और वहीं रुकने के लिए कहने लगे तो छात्रावास के अध्यक्ष ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। अध्यक्ष ने मनसाराम को घर ले जाने की सलाह दी, लेकिन मनसाराम घर की बजाय अस्पताल जाना चाहता था। मुंशी जी मनसा को अस्पताल छोड़कर घर पहुंचे, सारा हाल सुनाया। अपनी बहन से मनसाराम के पास अस्पताल में रुकने के लिए कहा। रुक्मणी तैयार हो गई। वहां पहुंच के पता चला कि मनसाराम को 106 डिग्री बुखार है और उसे डिलीरियम के दौरे पड़ रहे हैं। डॉक्टर ने अन्य डॉक्टर से भी सलाह लेने के लिए कहा। तोताराम मनसा से कहना चाहते थे कि वो निर्दोष है, लेकिन नहीं कह पाए। डॉक्टर के कहने पर वह कमरे से बाहर आकर बैठ गए। उनको नींद आ गई। सपने में उन्होंने देखा कि उनकी पहली पत्नी अपनी गोद में मनसाराम को लेकर जा रही है और उन्हें धिक्कार रही है। तोताराम की आंख खुल गई। देखा तो कमरे में कई डॉक्टर थे। 3 दिन ऐसे ही निकल गए। रुक्मणी मनसाराम को देख आती थी। दोनों बच्चे भी मिल आते थे। वकील साहब तो वापस आई ही नहीं। जाना तो निर्मला भी चाहती थी, लेकिन वकील साहब के शक के बारे में सोचकर नहीं गई। एक दिन निर्मला अपने को रोक ना पाई। उसे जब जियाराम से पता चला कि मनसाराम को जवान खून चाहिए, निर्मला सब संकोच छोड़कर अस्पताल पहुंच गई खून देने। लेकिन जब तक डॉक्टर साहब खून लेने की तैयारी करते, तब तक मनसाराम ने अपने प्राण त्याग दिए। जाते जाते कह गए, आप मेरी माता समान हैं,
इसके अलावा कुछ नहीं है। समय के साथ साथ डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी सुधा की दोस्ती वकील साहब और निर्मला से हो गई। खूब आना जाना शुरू हो गया। पास ही में रहते थे। एक दिन सुधा को बातों बातों में पता चला कि निर्मला का रिश्ता पिता की मृत्यु के कारण दहेज न दे पाने के कारण जिनसे टूटा था वो और कोई नहीं डॉक्टर साहब ही थे। सुधा ने अपने पति को आड़े हाथों लिया और आत्मग्लानि में डॉक्टर साहब ने भूल सुधारने का निश्चय किया। समय बीतता गया। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया। कृष्णा का विवाह वहीं तय हो गया जहां कभी निर्मला का हुआ था और महाजन के पैसे ना लौटा पाने के कारण मुंशी जी का मकान नीलाम हो गया। निर्मला विवाह से 1 महीना पहले ही अपने मायके पहुंच गई। वहां जाकर उसे पता चला कि किसी ने निर्मला के नाम से पैसे भेजे थे। 1 महीने बाद विवाह का दिन आ गया। वकील साहब निर्मला की सहेली सुधा के साथ आ गए थे। विवाह वाले दिन निर्मला को पता चला कि डॉक्टर साहब से ही उसका रिश्ता तय हुआ था और उन्होंने ही अपने भाई से कृष्णा का रिश्ता करवाया है। निर्मला की माँ को पैसे भी उन्होंने ही भेजे थे। विवाह के बाद निर्मला मैके में ही रुक गई। एक दिन सुधा आई और बोली, वापस चलो, वकील साहब की तबीयत ठीक नहीं है। जियाराम वकील साहब से लड़ता है और सियाराम साथ देता है। सुधा के साथ उसका पुत्र सोहन भी आया था जिसे बुखार हो गया, लेकिन झाड़ फूक के चक्कर में उसके प्राण चले गए। निर्मला सुधा के साथ वापस आ गई। लोगों ने जियाराम और सियाराम के कान निर्मला के खिलाफ भर दिए। परिणाम स्वरूप वो अपने पिता से भी लड़ता था। डॉक्टर साहब के समझाने से समझ जाता, लेकिन पिता के सामने फिर से बदतमीजी करता। जियाराम का हाल देखकर निर्मला सन्न थी। अब उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता होती थी। एक दिन रात में निर्मला को लगा कि जियाराम आया है। सुबह पूछने पर उसने मना कर दिया। जेवरों वाला डिब्बा ढूंढने से भी नहीं मिला। निर्मला को जियाराम पे शक था। सच कह नहीं सकती थी। निर्मला ने वकील साहब को बहुत रोका, लेकिन वो थाने में रिपोर्ट लिखवा आए। पुलिस ने माल बरामद किया तो जियाराम का नाम सामने आया। जब तक वकील साहब पैसे लेकर थानेदार के पास पहुंचे तब तक बहुत देर हो गई थी। जियाराम ने डर के कारण प्राण त्याग दिए थे। धीरे धीरे उम्र के चलते और 2 बच्चों के दुख से मुंशी जी अस्वस्थ रहने लगे। कचहरी जाते थे, काम भी करते थे, लेकिन अब आमदनी पहले जैसी नहीं थी। अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में निर्मला बहुत कंजूस हो गई थी। सियाराम से सामान मंगाती, सामान जांचती, तौलती और पसंद न आने पर वापस करा देती। सियाराम का सारा दिन सामान लाने और वापस करने में निकलता। न स्कूल जा पाता, न पढ़ाई कर पाता। एक दिन निर्मला ने उसे घी लाने भेजा। घी निर्मला को पसंद नहीं आया। उसने वापस करके आने को कहा। सियाराम ने बहुत कहा, बनिया वापस नहीं करेगा, पर सियाराम की नहीं चली। वह घी वापस करने दुकान पर गया तो उसकी भेंट एक नकली साधु से हुई। नकली साधु के प्यार भरे वचनों ने असर कर दिया। एक दिन सियाराम उस साधु के साथ भाग गया। मुंशी जी ने शहर में ढूंढा। जब नहीं मिला तो उसे ढूंढने दूसरे शहर चले गए। मुंशी जी को गए हुए 1 महीना हो गया था। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। निर्मला को सिर्फ सुधा से बात करना अच्छा लगता था। एक दिन वह सुबह ही सुधा के घर चली गई। सुधा घर में नहीं थी, नदी स्नान को गई थी। निर्मला सुधा के कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। तभी डॉक्टर साहब अपनी ऐनक ढूंढते हुए कमरे में आए। ऐनक लेने के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ अनुराग में डूबे शब्द कहे, जिन्हें सुनकर निर्मला तेजी से घर से निकली। उसी समय सुधा भी आ गई। रोकने पर भी निर्मला ना रुकी तो सुधा बात पता करने निर्मला के घर गई। निर्मला के कुछ न बताने पर भी वो सब कुछ समझ गई। सुधा के द्वारा प्रश्न करने पर डॉक्टर साहब इतने शर्मिंदा हुए, उन्होंने जहर खा लिया। सुधा अपने देवर और देवरानी के साथ चली गई। मुंशी जी को गए 1 महीना और निकल गया। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। बड़ा घर छोड़कर छोटे घर में आ गई, जो कि एक तंग गली में था। भोजन का कोई ठीक प्रबंध नहीं था। ऐसी स्थिति में निर्मला बीमार पड़ गई। एक दिन निर्मला इस दुनिया से चली गई। सब सोच ही रहे थे कि कौन अंतिम संस्कार करेगा। इतने में तोताराम वापस आ गए। तो ये कहानी थी निर्मला उपन्यास की। इसमें प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे हुए शब्द एवं वाक्य
हर पात्र के मनोभावों को बहुत अच्छे से व्यक्त करते हैं। चाहे वो कल्याणी एवं बाबू उदय भानु लाल की विवाह में खर्चे को लेकर बात हो, लालची भालचंद्र का पुरोहित को टालना हो, निर्मला रुक्मणी के रिश्ते हों, निर्मला का कंजूस हो जाना हो, तोताराम का प्रेम प्रदर्शित करना हो, सब कुछ बेहद संवेदनशीलता के साथ लिखा गया है। यहाँ तक कि सुधा का डॉक्टर साहब को निर्मला की वजह से आड़े हाथों लेना, चाहे विवाह टूटने पर था या अनुराग भरे शब्द कहने पर, ये बदलते समाज का परिचायक है। बेमेल विवाह से होने वाली परेशानियों का सटीक चित्रण है। विमाता बच्चों से प्यार करे तो परेशानी, ना करे तो भी परेशानी, पैसे के अभाव में जीवन कितना मुश्किल होता है, यह सब बहुत सही तरीके से बताया गया है। एक अधेड़ उम्र के पिता का अपने बेटे और हम उम्र विमाता के ऊपर शक करने से परिवार कैसे छिन्न भिन्न हो जाता है, इसका वास्तविक चित्रण किया गया है। पूरा उपन्यास ही मुंशी जी की लेखनी की सुंदरता से चमक रहा है। हर पात्र, हर घटना उपन्यास की सजीवता में चार चांद लगा रही है। हमें उम्मीद है कि आपको ये निर्मला उपन्यास की कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसे आप स्वयं पढ़ें। इसको आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसी तरह और उपन्यासों की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।